जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। बिरसा पुलिस ने अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए नारायण प्रसाद मरावी की हत्या करने के आरोप में एक महिला और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। तीनों गिरफ्तार आरोपी जिनमें गीताबाई पति रमेश मरकाम उम्र 45 वर्ष, उसके 2 बेटे राजेंद्र कुमार मरकाम 26 वर्ष, राजकुमार मरकाम 24 वर्ष को न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण प्रसाद मरावी खेती मजदूरी का कार्य करता था, जिसके परिवार में पत्नी, मां और 3 बच्चे हैं। नारायण प्रसाद शराब पीकर घूमते रहता था और मोहल्ले वालों को परेशान करते रहता था। 15 दिन पहले नारायण प्रसाद की पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। घर में नारायण प्रसाद अपनी मां के साथ रहता था। बताया गया कि 24 मई की रात्रि में नारायण प्रसाद शराब पिए हुए था। रात्रि में घर से गया था किंतु वापस नहीं लौटा। 25 मई को सुबह कैंडाटोला में नारायण प्रसाद मरावी की लाश उसके बुआ के घर के पीछे कैंडाटोला रोड किनारे देखी गई, जिसे गले में चोट के निशान पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस थाने से आर झारिया अपने स्टाफ के साथ पहुंचे और नारायण प्रसाद की लाश बरामद की और लाश पंचनामा कार्य पश्चात नरेंद्र प्रसाद की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था, जिसकी हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई थी। इस दौरान सूचना मिली कि नारायण प्रसाद गीताबाई मरकाम के घर आते जाते रहता था। गीताबाई के पति की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद गीताबाई का नारायण प्रसाद के साथ अवैध संबंध था और नारायण प्रसाद गीताबाई से शादी करना चाहता था, किंतु गीताबाई के दोनों लड़के नारायण प्रसाद के घर आना जाने से विरोध कर रहे थे। 24 मई की रात्रि में नारायण प्रसाद अपने घर से गीता मरकाम के घर गया था। तब गीताबाई के लड़के राजेंद्र मरकाम और राजकुमार मरकाम ने नारायण प्रसाद के गले से रस्सी बांधकर उसकी हत्या कर दी और गीताबाई के साथ उसके दोनों लड़कों ने नारायण प्रसाद की लाश कैंडाटोला रोड किनारे फेंक दिए। इस हत्याकांड का खुलासा होने के तुरंत बाद ही बिरसा पुलिस ने नारायण प्रसाद की हत्या करने के आरोप में गीताबाई मरकाम और उसके दोनों बेटे राजकुमार मरकाम और राजेंद्र मरकाम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को बैहर अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। उपनगरीय क्षेत्र बोड़ी वार्ड नंबर 1 में बीते दिनों सोने मकान से चोरों द्वारा नगद 1 लाख और 1 लाख के सोने चांदी के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही दिनों में चोरी का खुलासा करते हुए चोरों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उपनगरीय क्षेत्र बोड़ी वार्ड नंबर 1 में बीते दिनों चोरों द्वारा सोने मकान का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा बताया गया कि प्रार्थी रविशंकर पिता दुर्गलाल चावले ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 23 से 26 मई के बीच वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था और 27 मई की सुबह अचानक घर में आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था और वहीं रखे 1 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी नहीं थे। रविशंकर चावले एक ऑटो पार्ट्स में काम करता है। उनकी पत्नी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। प्रार्थी का परिवार सिवनी जिले के ग्राम जवाना में रहता है। चोरी मामला दर्ज कर पुलिस ने अज्ञात आरोपी की पतासाजी की। संदेह के आधार पर सोमवार को ग्राम भटेरा निवासी इरशाद पिता गफ्फार शेख उम्र 30 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना कबूल किया। मंगलवार को इरशाद को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जब कड़ी पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई तो इरशाद ने बताया कि उसने नशे का शौक और अय्याशी के लिए महाराष्ट्र के तिरोड़ा निवासी आकाश कड़ाऊ उर्फ छोटा इक्का के साथ वारदात को अंजाम दिया था। आरोपितों ने जमीन खोदने वाली कुदाली से घर का ताला तोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने कुछ ही मिनटों में घर में रखा जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
आकाश उर्फ छोटा इक्का की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इरशाद से चोरी की 1 लाख रुपए राशि में सिर्फ 6,000 रुपए जब्त किए हैं, जबकि जेवर में एक मंगलसूत्र, कान के झाले, एक अंगूठी बरामद हुई है। बताया गया है कि इरशाद पर चोरी का मामला यह पहला मामला है, जबकि आकाश कड़ाऊ आदतन अब आरोपित है, जिस पर हत्या का मामला भी दर्ज है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले के 4 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 18 ग्राम पंचायतों में 35 पंचों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए मंगलवार को आखिरी दिन सरपंच पद के लिए 15 फॉर्म और पंचों के लिए वार्डों में 12 निरंक पदों के लिए आवेदन जमा किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए 23 मई को अधिसूचना जारी की गई और इसके साथ नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ कर दिया था। साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मई मंगलवार को रखी गई थी, जिसके बाद प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 31 मई को किया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 2 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 2 जून को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। शेष बचे प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के लिए 13 जून को निर्धारित मतदान केंद्र पर मतदान कराया जाएगा, जिसमें लांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत डोरली, बालाघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत रोसना, खैरलांजी विकासखंड में ग्राम पंचायत मिरकपुर और बैहर विकासखंड में ग्राम पंचायत हट्टा में सरपंच पद रिक्त हैं। इन पंचायतों में सरपंच का निर्वाचन कराया जाना है, जबकि खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत आरंभा, वारासिवनी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिर्रा एवं देवगांव, लांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत खांडाफरी व खुर्सी टोला, लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत मानपुर व लोहारा, बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत डाबरी, रघोली, सालीटेकरी, कचनारी, बेहरा भाटा, कैंडाटोला, कटंगी विकासखंड की ग्राम पंचायत लोहमारा, मानेगांव, नांदी व कलगांव और परसवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत पुंगारझोड़ी में पंच के रिक्त पद का निर्वाचन कराया जाना है। वर्षों से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां गंगा का पर्व गंगा दशहरा सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सुबह से शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। 30 मई मंगलवार को शंकर घाट स्थित गंगा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे मां गंगा महाअभिषेक के साथ की गई, जिसके उपरांत सुबह 11 बजे शिव अभिषेक, दोपहर 3:30 बजे हवन पूजन, शाम 4:30 बजे नदी का अभिषेक किया गया। वहीं शाम 5 बजे महिलाओं के द्वारा दीपदान और शाम 6:30 बजे गंगा भव्य आरती एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया और आयोजित कार्यक्रम को संपन्न किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्तों के पाप हरने के लिए मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, जिसके चलते आज ही के दिन प्रतिवर्ष गंगा दशहरा महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भक्त भगवान शिव और मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों में जनता की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित निराकरण करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, ताकि जनसुनवाई में पहुंचने वाले लोगों से आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन जिले में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में जनता की सुनवाई नहीं की जा रही है। यह आरोप जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत भरवेली के उप सरपंच मोबिन खान ने लगाया है, जिन्होंने जनता की सुनवाई न होने और समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर ऐसी जनसुनवाई को बंद किए जाने की बात कही है। दरअसल मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भरवेली पूर्व उप सरपंच मोबिन खान अन्य ग्रामीणों के साथ पहुंचे थे,
जहां उन्होंने बताया कि पंचायत में पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते मटेरियल सप्लायर रोजाना परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ जनसुनवाई में पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने भी बताया कि एक ही समस्या के लिए कई बार जनसुनवाई में आवेदन लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और हर बार समस्या का निराकरण करने की बजाय आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते हैं, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूर्व उप सरपंच मोबिन खान ने जनता की सुनवाई नहीं होने की बात कहते हुए सुनवाई न होने पर ऐसी जन सुनवाई को बंद किए जाने की बात कही है। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि किसी एक समस्या को लेकर दूर दराज से लोग जन सुनवाई में पहुंचते हैं, जो 50 से 60 आवेदन बनाने में खर्च करते हैं। वही पैसे के अभाव में कई लोग बालाघाट बस स्टैंड पहुंचकर पैदल कलेक्टर कार्यालय जाते हैं, तो कई लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं ताकि उनकी समस्या का निराकरण हो सके, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। आवेदन बनाने, पेट्रोल खर्च करने और समय बर्बाद करने के बावजूद भी अधिकारी लोग उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते आवेदकों को पुनः अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय के कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और हर बार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। साथ ही हर बार उनका समय और पैसा खर्च होता है, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाता, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने ऐसी जन सुनवाई को बंद कर दिए जाने की बात कही। बालाघाट कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई जो चल रही है यहाँ पे ये देखा जाता है और हमारे साथ नहीं पूरे ज़िले के जो जन सुनवाई में लोग आते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आवेदन देने के बाद भी जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई मतलब पूरे ज़िले से दूर दराज से लोग आते हैं, बस स्टैंड से 1.5-2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गांव के लोग भी आते हैं। यहाँ पे बड़ी आस और उम्मीद लेके आते हैं कि जन सुनवाई के माध्यम से हम आवेदन देकर हमारी समस्या का निराकरण होगा, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होते दिख रहा है। अब मुझे ही देखिए, मैंने 3 आवेदन देने के बावजूद भी मेरे आवेदन पे किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे जैसे यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उनके साथ सबके साथ यही हो रहा है, जन सुनवाई मात्र खाना पूर्ति रह गई है, ऐसा लगता है मुझे देख के। लामता पुलिस ने घर में घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी राजेश पिता दीप सिंह दमाहे उम्र 40 वर्ष ग्राम परतापुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय महिला के पड़ोस में राजेश दमाहे रहता है, जो खेती किसानी का कार्य करता है और शादीशुदा है। बताया गया है कि राजेश दमाहे अपने पड़ोस की महिला के घर आते जाते रहता था, जिससे उसकी महिला से बातचीत होती रहती थी। 16 फरवरी की शाम जब यह महिला अपने घर पर अकेली थी और पति सास बाहर गए थे, राजेश ने एक महिला को अपने घर में अकेले देख घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसके बाद राजेश ने 2-3 बार महिला को अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी। 2 दिन पहले इस महिला के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी परिजनों को हुई। तब 29 मई को इस महिला ने अपने परिवार वालों के साथ लामता पुलिस थाना पहुंचकर राजेश दमाहे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। लामता पुलिस ने घर में घुसकर इस महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी राजेश के विरुद्ध धारा 376, 376(2)(n), 450, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे 30 मई को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है। बालाघाट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर लंबे समय से पदस्थ अरुण श्रीवास्तव पर मंगलवार को निलंबन की कार्यवाही की गई। उनके स्थान पर छिंदवाड़ा जिले के परासिया खंड पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएल उइके की पदस्थापना की गई है। आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा पत्र जारी कर पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव को लाल बर्रा समूह जल प्रदाय योजना जिला बालाघाट के संधारण केंद्र में बिना निविदा के कार्य कराने, प्रथम दृष्टया बड़ी राशि का अनियमित भुगतान करने, गंभीर अनुशासनहीनता तथा वित्तीय अनियमितता दृष्टिगोचर होने के सफल स्वरूप मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
वहीं पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री श्रीवास्तव पर निलंबन की कार्यवाही होने की जानकारी सामने आई। उसके कुछ देर पश्चात ही यह जानकारी भी सामने आई कि नए कार्यपालन यंत्री द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। पीएचई कार्यालय जाने पर यह स्पष्ट हो गया कि नए कार्यपालन यंत्री श्री उइके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर अपने दायित्व का निर्वहन शुरू कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री उइके पिछले 2-3 वर्षों से छिंदवाड़ा के परासिया में कार्यपालन यंत्री के चार्ज पर रहकर कार्य कर रहे थे। यहां से उनका स्थानांतरण कर बालाघाट जिले की जवाबदारी सौंपी गई है। जल जीवन मिशन के ही कार्य अभी ज़्यादा फोकस है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या वाले बसाहटों में त्वरित कार्रवाई करके निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जो भी पेयजल समस्या वाले बसाहट हैं उनका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में गर्मी का समय है और शेष जल जीवन मिशन के कार्य जिस गति से चल रहे हैं उसी गति से आगे भी हम जारी रखने का प्रयास पूरी टीम के साथ में रख करके योजनाओं का संचालन संधारण करवाएंगे। सर काफ़ी देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर काफ़ी योजनाएं जो है आपकी अपूर्ण पड़ी हुई है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है। उसको लेकर के क्या गाइडलाइन या किस तरीके से कार्य करवाएंगे? जो कार्य अधूरे हैं संबंधित ठेकेदारों से और हमारे फील्ड अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा की जाएगी और उन पे शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रयास करेंगे। पुलिस विभाग में हुई हाल ही में नक्सली क्षेत्रों में पुलिस की विशेष दस्ता भर्ती में एक चयनित अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया गया, यह कहकर कि वह 10 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में नहीं रहने के कारण उसे अपात्र घोषित किया जाता है, जिसको लेकर अभ्यर्थी द्वारा जनसुनवाई में यह मांग की गई कि वह चयनित होने के बाद भी उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिससे वह जिला प्रशासन को मांग कर रहा है कि उसकी भर्ती का लाभ दिया जाए। बीते दिनों पुलिस विभाग में नक्सली क्षेत्रों में पुलिस की विशेष दस्ता भर्ती की गई थी, जिसमें बिरसा तहसील का रहने वाला गर्रा टोला निवासी लक्ष्मी प्रसाद पिता लक्ष्मण सिंह धुर्वे द्वारा इस भर्ती में आवेदन किया गया था और उसका सिलेक्शन भी इस विशेष दस्ता भर्ती में हो गया था, किंतु भर्ती होने के बाद उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह एक ही क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों से निवासरत नहीं होने के कारण उसे इस भर्ती से पृथक किया जाता है, जिसको लेकर उक्त अभ्यर्थी लक्ष्मी प्रसाद का कहना है कि वह शुरू से ही अपने गृह ग्राम में निवास कर रहा है एवं पढ़ाई करने के लिए वह जबलपुर में 2 महीने के लिए घर से वर्ष 2013 और 2014 में जबलपुर में एडमिशन लिया था। उसके बाद से वह लगातार अपने ही क्षेत्र में रह रहा है, किंतु पुलिस विभाग द्वारा उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है और कहा गया है कि जो लगातार 10 वर्षों से अपने क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को इस भर्ती का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे वहां जन सुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर से यह मांग कर रहा है कि इस भर्ती में चयन मिलने के बाद अपात्र घोषित किया गया है, अतः उसे इस भर्ती में पुनः भर्ती मिलनी चाहिए। सर मेरे विशेष दस्ता भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। मैं शैक्षणिक योग्यता जबलपुर जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। आपने समस्या को लेकर आपने बात नहीं की कि मेरे को क्यों आपने बाहर कर दी या क्या कारण है? वहाँ से एसपी ऑफिस से नोटिस मिला है। क्या है नोटिस में? नोटिस में मिला है कि 10 साल लगातार चिन्हित जिलों में, जिसमें बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, निवासरत 10 साल लगातार होना, परंतु हम निवासरत अपने ज़िले के ही हैं, तो हम ये दावा करते हैं कि हम उनके नियमानुसार हम निवासरत। तो आप कहीं बाहर चले गए थे क्या? मैं जबलपुर सन 2013-14 में इंजीनियरिंग करने के लिए गया था। भरवेली पुलिस ने अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आर्यन उर्फ अभय पिता सुशील नागवंशी 23 वर्ष नागपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस लड़की से जुड़े दुष्कर्म के एक और अन्य मामले में भरवेली पुलिस ने 2 दिन पहले आशीष को गिरफ्तार किया है, जिसे भी न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
इस लड़की से जुड़े दुष्कर्म के एक अन्य मामले में भरवेली पुलिस ने 2 दिन पूर्व आरोपी आशीष उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया है, जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल को सुबह 5 बजे यह लड़की भरवेली थाना क्षेत्र के मेन रोड पर मॉर्निंग वॉक में गई हुई थी। तब रोड किनारे पड़ने वाला अपने मामा के घर आए नागपुर निवासी युवक आर्यन नागवंशी ने इस नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था और इस लड़की की एक सीमेंट ईंट फैक्ट्री के सामने निर्माणाधीन मकान में इस लड़की को ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। यह घटना 2 अप्रैल के सुबह 5 बजे से 4 अप्रैल सुबह 5 बजे के दरमियान घटित की गई। इस लड़की द्वारा 26 मई को की गई रिपोर्ट पर भरवेली पुलिस ने आर्यन नागवंशी नागपुर निवासी के विरुद्ध धारा 376 3, 376 2 N, 363 भारतीय दंड विधान की धारा 3/4(2) 5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 3(2)V 3(1)W(1) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किया था। ज्ञात हो कि 2 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 4 अप्रैल की सुबह के दरमियान घटित इस घटना से पहले नाबालिग लड़की के साथ उसी के मोहल्ले से आशीष सुना नामक व्यक्ति ने उसकी सहेली के घर में जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। आशीष सुना ने यह घटना 2 मार्च को दोपहर 1:30 बजे घटित की थी, जिसके बाद 2 मार्च से 5 मार्च के बीच आशीष सुना इस लड़की को डरा धमकाकर उसकी सहेली के घर ले जाकर बार बार जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। हाल ही में इस लड़की को माहवारी नहीं होने पर उसकी मां ने जब उससे पूछताछ की तब उसने आर्यन नागवंशी और आशीष सुना के द्वारा दुष्कर्म करना बताया गया। भरवेली पुलिस ने 26 मई को इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर 2 अलग अलग मामलों में आर्यन उर्फ अभय नागवंशी नागपुर निवासी और आशीष सुना उम्र 36 वर्ष के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। भरवेली पुलिस ने अपराध दर्ज होने के बाद ही आशीष सुना को गिरफ्तार किया है और 27 मई को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आर्यन नागवंशी अपने मामा की गांव आया था, तभी सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 29 मई को भरवेली पुलिस ने आर्यन नागवंशी को बालाघाट के विद्वान अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह नाबालिग लड़की 2 माह की गर्भवती है और इस नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किए हैं। इस नाबालिग लड़की के साथ जहां 2 मार्च को आशीष सुना ने दुष्कर्म किया तो वहीं 2 अप्रैल को आर्यन नागवंशी ने दुष्कर्म किया है। नाबालिग लड़की के गर्भ में पल रहे बच्चे आखिर किसका है, यह जानने के लिए भरवेली पुलिस ने दोनों आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही आखिर यह पता चल पाएगा कि बच्चा किसका है। विवाह सहायता की राशि नहीं मिलने के कारण किरनापुर तहसील की एक महिला ने जन सुनवाई में आवेदन कर यह मांग की है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके द्वारा विवाह सहायता योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया गया है एवं वह मांग करती है कि उन्हें जल्द से जल्द विवाह सहायता योजना का लाभ दिलाया जाए। किरनापुर तहसील की एक महिला के द्वारा जिला कलेक्टर सुनवाई में यह मांग की गई है कि उन्हें विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा 1 वर्ष पहले ही विवाह सहायता योजना को लेकर आवेदन किया गया था, किंतु आज तक उन्हें विवाह सहायता योजना की राशि का लाभ नहीं मिला है। किरनापुर तहसील में रहने वाली खुलकर मिश्राम ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह 1 वर्ष पूर्व हुआ था और उनके द्वारा विवाह सहायता योजना का आवेदन किया गया था, किंतु उन्हें आज तक विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं दिया गया है एवं श्रम विभाग द्वारा उन्हें बालाघाट बुलवाकर उनके बयान लिए गए हैं एवं उन्हें कह दिया है कि आप इस योजना के लिए पात्र हितग्राही नहीं हैं, जबकि श्रम विभाग द्वारा न ही उनके घर आकर या उनके गांव आकर निरीक्षण किया गया है, सिर्फ उन्हें यहां बुलाकर उनका बयान लेकर पूछताछ कर कह दिया गया कि आप इस योजना के लिए अपात्र हितग्राही हैं। क्यों आए थे यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस आज? कब हुआ था विवाह इनका? कौन बिटिया थी आपकी, कौन थी? बेटी। अच्छा, कब कितने साल पहले हुई थी शादी? 1 साल। तो अभी क्या विवाह सहायता राशि नहीं मिली क्या? क्या बोल रहे हैं विभाग वाले? बनाते नहीं सर। अच्छा पात्र कैसा नहीं बोल। अच्छा, अभी जैसे आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कतें हो रही है? क्या दिक्कत है? अब नहीं मिलता तो अब नहीं दे रहे हैं तो क्या दिक्कत?
कल्पना मिश्राम बताती है कि उनके किरनापुर जनपद में बहुत से ऐसे हितग्राही हैं जिनको विवाह सहायता राशि का भुगतान नहीं मिला है और श्रम विभाग द्वारा हितग्राहियों को बुलाकर उनके बयान लिए गए हैं और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। हितग्राहियों द्वारा उन्हें बताया गया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजदूरी का काम करते हैं और कुछ लोगों की 30 से 40 डिसमिल जमीन होने की जानकारी भी दी गई है, किंतु श्रम विभाग द्वारा उन्हें जमीन होने के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया है, जबकि बहुत विधवा महिलाएं हैं और कुछ मजदूरी का काम करते हैं और जब शासन प्रशासन द्वारा योजना चलाई जा रही है तो उसका लाभ गरीब मजदूरों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा इन्हीं हितग्राहियों को पात्र कर दिया गया था। उसके बाद यहां से उन्हें अपात्र कर दिया गया है और बहुत से उनके साथ वाले लोगों को इसका लाभ मिल गया है, किंतु अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है। और हमारे यहाँ किरनापुर जनपद में लगातार 311 केस के प्रकरण चल रहे थे, विवाह सहायता के पात्र केस थे। उनमें से लगभग 350 केस का भुगतान हो चुका है और बाकी के 20-25 केस को वंदना उइके मैडम है हमारी श्रम अधिकारी, उनके द्वारा मजदूर आए थे, उनका बयान लिए। मजदूरों ने बयान में बताए हैं कि हम मजदूरी करते हैं, ठेकेदार का नाम बताए, अपने मजदूरी करते हैं उसका नाम बताए। अब उनसे जमीन के बारे में पूछा गया, 30-40 डिसमिल जमीन है सर, वो बताने से उनके केस को अपात्र कर दिया गया। विधवा महिलाएं हैं, गरीब मजदूर है, ऐसी स्थिति में वो कर्जे से डूबे हैं, उनका क्या होगा सर? शासन की व्यवस्था है, शासन का नियम है तो उनको पैसा मिलना चाहिए। उनके केस पात्र है तो एसडीएम के द्वारा पात्र केस है। अच्छा, पहले इनकी जांच हो गई थी क्या? हाँ जी, 5 बार जांच हो चुकी है। अच्छा। और उनके साथ के जो प्रकरण थे तो 350 लगभग उनका पेमेंट भी हो चुका है। और ये विधवा महिला है, गरीब लोग है, रोज कमाते खाते हैं, उनको जांच करना था तो उनके घर जाना था, उनके गांव जाना था, पता करना था जमीन कितनी है, ये काम करते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे बालाघाट में अपात्र कर दिए और वो पेमेंट के लिए तरस रहे हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ सर, मेरे पास आते हैं, मुझे इनके साथ आना पड़ा। अभी हम कलेक्टेड आए हैं, जन सुनवाई में जा रहे हैं। तो क्या इनके गांव में जाके या इनके घरों में जाके इनके द्वारा चेक नहीं किया? नहीं, कहीं जांच नहीं की गई, बैठे बैठे प्रकरणों में यहीं कहीं, जबकि किरनापुर जनपद में 4 बार उसकी जांच हो चुकी है सर। और 4 बार जांच होके पात्र होने के बाद भी इन लोगों ने यहाँ पर बुलाए, ये लोग आए थे, इनके बयान हुए हैं, बयान होने के बाद भी इन लोगों को जबरदस्ती अपात्र किया गया। स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। हाँ, स्थल निरीक्षण नहीं किए और उनकी बेटी की शादी हुई है, हकीकत में पात्र है और गरीब मजदूर है बेचारे। ऐसी स्थिति चल रही किरनापुर की।